हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल हम लेकर आए हैं डीएवीवी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, जो जूलॉजी बैकग्राउंड से है उनके लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में मेहनत लगती है बेटा। सारे PYQs देखना पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को स्टडी करना पड़ता है, फिर ये क्वेश्चन पेपर बनते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं बेटा। तो जल्दी से वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हिंदी मीडियम में लाओ या इंग्लिश मीडियम में लाओ, तो ये बेटा बायलिंगुअल है, तो प्लीज़ आप सभी में शेयर कर सकते हैं। पहले हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कोशिका की परिभाषा, आकार और संरचना का वर्णन कीजिए। बेटा आप जोलॉजी बैकग्राउंड से है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जितना हो सके डायग्राम का यूज़ करो। जितने डायग्राम बनाओगे आप नीट एंड क्लीन, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में मिलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफाइन सेल, डिस्क्राइब इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल क्या है, उनके शेप कौन कौन से होते हैं, किस स्ट्रक्चर के होते हैं, वो लिखना है। फिर है प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल के बीच का अंतर बताना है आपको। ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल दोनों का मेन डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, उसके कार्यों का वर्णन करो। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का आप डायग्राम भी बना सकते हो। बेटा यहाँ पर प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल का भी आप डायग्राम बना सकते हो, अच्छे नंबर मिलेंगे। भले डिफरेंस पूछा है तो क्या हुआ। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना और महत्व बताइए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई द लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बैग, बहुत बार आ चुका है बेटा ये। बायोलॉजी में तो आता ही आता है लगभग, ये आप मान के चलो लाइसोसोम वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा केंद्रक न्यूक्लियस की संरचना और कार्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। कोशिका चक्र, सेल साइकिल के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। बेटा इसका डायग्राम भी बना देना सारे फेजेस का। अगर सारे फेजेस का डायग्राम बनाते हो आप, तो ज़्यादा चांस है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। क्या होता है बेटा, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो ना, तो और मार्क्स कम हो जाते हैं आपके, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम ही सब कुछ है, और आपके डायग्राम तो अच्छे होंगे ही बेटा, ऐसा माना जाता है। तो प्लीज़ डायग्राम बनाना और लेबलिंग याद रखना कि लेबलिंग कौन सी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा समसूत्री, माइटोसिस, अर्धसूत्री, मायोसिस, विभाजन में अंतर स्पष्ट करना है आपको। माइटोसिस और मायोसिस में आपको अंतर बताना है, सिंपल सी बात है। अगला है बेटा एपोटोसिस क्या है, इसके महत्व को समझाइए। व्हाट इज एपोटोसिस, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस। एपोटोसिस की परिभाषा जरूर लिखना है, इसके महत्व को लिखना है बेटा। महत्व जितना हो सके पॉइंट में लिखना। अगर आप सारे आंसर्स को अगर पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे, या पहले पॉइंट लिखोगे देन बाद में उसको एक्सप्लेन करोगे, तो जितने ज़्यादा पॉइंट उतने ज़्यादा मार्क्स, सिंपल सा रूल है। अच्छा, भले आप डीएवी यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम दे रहे हो बेटा, ऐसा आपको सीनियर्स कहते होंगे कि बहुत कॉपी भर दो, बहुत नंबर मिल जाएंगे। बेटा अगर आप बहुत ज़्यादा कॉपी भी भरोगे, तो आपको ये मान के चलो ओवरऑल 100 में से 60-65 मार्क्स ही आ पाएंगे। लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा लिखोगे, भले आप पेज थोड़े कम भी भरो चलेगा, लेकिन नीट एंड क्लीन डायग्राम है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है, डिस्क्रिप्शन की आपकी स्किल अच्छी है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल सिग्नलिंग। अगला है मेंडल के वंशानुगत के नियम को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा तो 10th क्लास में से आपने याद कर लिया होगा, वही आपको सेम लिखना है यहाँ पे। मेंडल का लॉ है ना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ी है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया को समझाना है। बेटा जब भी प्रोसेस होती है, ध्यान रखना प्रोसेस लाइन वाइज लिखना पड़ती है, प्रोसेस की पॉइंट को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। जब भी आपको प्रोसेस का आंसर लिखना हो, इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, आप उसमें पॉइंट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, खास करके प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डीएनए आरएनए की रासायनिक संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए। बेटा पहले तो डीएनए और आरएनए का पूरा फॉर्म पता होना चाहिए। डीएनए का होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना दोनों का डायग्राम याद कर लेना अच्छे से। और डीएनए आरएनए में मेन अंतर क्या होता है, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे सिग्निफिकेंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मानव कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है, इसके महत्व का वर्णन करना है। व्हाट इज ह्यूमन कैरियोटाइप, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस।
मैं फिर बोल रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंस होते हैं इन सबके आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों का कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी में क्या योगदान है। इंडियन साइंटिस्ट का सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स में क्या रोल है। आपको सारे साइंटिस्ट जो जो उनके मेन हैं, जैसे उन सबके नाम लिखना है, उन्होंने कौन कौन सी रिसर्च करी जो फेमस है। ध्यान रखना इंडियन साइंटिस्ट पूछा है आपसे तो भारतीय वैज्ञानिकों के ही बारे में लिखना है। ओके, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चे बोल रहे थे सर एमसीक्यूज भी लेके आइए, तो एमसीक्यूज हैं, उनके आंसर्स भी हैं आपके लिए, तो आप आइए वो देख ले जल्दी से। पर अभी वीडियो को लाइक नहीं करा होगा मैं जानता हूँ, एक लाइक के बटन दबाने में क्या ही जाता है यार, जल्दी से लाइक करो फटाफट। आपके पास एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, मेंडल, डार्विन या वॉटसन। इसका आंसर है बेटा रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। नाम ध्यान रखना है आपको साइंटिस्ट के। नेक्स्ट है बेटा कोशिका का पावर हाउस, ये तो आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी पहले, माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, बेटा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है पूरी बॉडी में, राइबोसोम में, ये ध्यान रखना है। डीएनए द्विगुणन किस अवस्था में होता है बेटा, एस में। जीन शब्द किसने दिया था बेटा, जीन शब्द का उपयोग जोहानसन। जीन शब्द है ना, जो जीन शब्द है GENE जीन, ये शब्द जोहानसन ने दिया है बेटा। नेक्स्ट बेटा मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या, बेटा यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर गुण सूत्र पूछे हैं आपसे है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे बच्चे लिख के आते हैं 23 पेयर। अरे नहीं बेटा, गुण सूत्रों की संख्या पूरी पूछी है आपसे, नंबर ऑफ पेयर नहीं पूछे। पेयर पूछे तो 23 पेयर्स, लेकिन संख्या पूछी तो 46, 23 का डबल, क्योंकि 23 पेयर्स होते हैं बेटा, मतलब 23 जोड़े होते हैं, एक जोड़े के अंदर दो होते हैं, इसलिए 23 टू ज़ा 46 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बेटा बी सही है हमारा। आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता है बेटा, एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन नहीं होता, मतलब ये हमारा आंसर है बेटा। कोशिका का आत्मघाती थैला है, यह भी हमने जस्ट पढ़ा है, क्वेश्चन में भी यही है, लाइसोसोम। आत्मघाती थैला लाइसोसोम, ये क्वेश्चन में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव का काम भी हो जाएगा। गोल्जी का है गलत है बेटा, ER गलत है, केंद्रक गलत है। अगला है बेटा मेंडल के नियम के जनक कौन है। बेटा मैंने आपको बताया मेंडल है तो नाम में लिखा है मेंडल। डार्विन होगा नहीं, जागन होगा नहीं, हुक का भी हमने फर्स्ट वाला पढ़ ही लिया है, तो हुक भी इसका आंसर नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका की संख्या कितनी होती है। बेटा अर्धसूत्री विभाजन में ध्यान रखना, समसूत्री नहीं है, अर्धसूत्री, इसका है 4। किस कोशिका में डीएनए होता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। डीएनए काय में होता है बेटा, पावर ऑफ द सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। राइबोसोम नहीं होता, गोल्जी का नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी आवश्यकता होती है। बेटा एटीपी। एटीपी का कोई फुल फॉर्म जानता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, है ना। एटीपी क्या होती है बेटा, एनर्जी की मेजरमेंट यूनिट होती है एटीपी, याद रखना आपको। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी बेटा, जेनेटिक्स की डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जेनेटिक्स कोड की खोज, लॉ ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोल रहा हूँ, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, है ना, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या है कई बार क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हो, गलत आंसर टिक जेनेटिक्स पढ़ के मेंडल पर टिक करके आ जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स मान लेते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता है, तुक्केबाजी नहीं चलेगी बेटा। नेक्स्ट यूकेरियोटिक कोशिका का केंद्रक कैसा होता है, सुसंगठित, प्रॉपर, वेल अरेंज्ड होता है बेटा। और अनुवांशिकता के जनक कौन है, बता दिया मैंने आपको, मेंडल। तो बेटा ये थे टॉप 15 एमसीक्यूज। बेटा इसके अलावा भी एमसीक्यूज आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ये सिर्फ वो एमसीक्यूज थे जो पिछले बार पेपरों में आए हुए हैं, डीएवी में भी आए हुए हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी आए हुए हैं, तो उनका कंपाइलेशन है। ये क्वेश्चंस भी आपके पीवाईक्यूज और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनके बेस पे है, जैसे परीक्षा सार आती है, दूसरी सीरीज आती है, तो उनके बेस पे ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एक बार सारे क्वेश्चंस को, खासकर यूनिट वाइज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हर यूनिट के एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, और ड्रॉ तो पक्के से ही कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन एंड सॉरी फॉर डिले वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हो तो ही मैं आपकी कमेंट्स वगैरह के आंसर दे पाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई आपको मुझसे वीडियोस चाहिए तो। बाय।